नमस्कार। आज हम जरा गहराई से देख रहे हैं कि एक प्रभावशाली शोध निष्कर्ष मतलब एक अच्छा रिसर्च कंक्लूजन कैसे लिखा जाए। हाँ, और इसके लिए हमारे पास एंजेला की 2025 वाली गाइड है, शोध निष्कर्ष प्रभावी लेखन 2025। इससे कुछ खास बातें लिए हैं हमने। बिल्कुल। तो ये गाइड कहती है कि आजकल ना अकादमिक दुनिया में नतीजों पर जोर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। सही। मतलब निष्कर्ष अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, एक खाना पूर्ति नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक मौका है अपने काम की असली कीमत बताने का, और ये भी कि आगे क्या हो सकता है। हाँ, आगे के शोध के लिए दरवाजा खुलने जैसा। तो चलिए इसी गाइड के आधार पर देखते हैं कि एक मजबूत, एक दमदार निष्कर्ष में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले तो यही सवाल कि भाई इसका मकसद क्या है। क्या सिर्फ जो याफ्ते हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, उन्हें दोहरा देना काफी है? लगता तो नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, गाइड इसी बात पर जोर देती है। एक अच्छा निष्कर्ष क्या करता है, वो मुख्य याफ्ताओं को संक्षेप में बताएगा। ठीक है। हाँ। फिर जो आपका मेन रिसर्च सवाल था उसका जवाब देगा, और सबसे जरूरी, जैसा आपने कहा, अध्ययन का महत्व बताएगा। महत्व, हाँ ये जरूरी है। बहुत जरूरी। और साथ ही कमियों को भी मानेगा, लेकिन संक्षेप में, और भविष्य के लिए कुछ सुझाव भी देगा। अच्छा। ये सब मिलकर उस परिणाम केंद्रित सोच को दिखाता है जिसका जिक्र गाइड करती है। निष्कर्ष ही तो बताता है कि आपकी रिसर्च क्यों काम की है। तो ये सिर्फ समरी नहीं बल्कि एक तरह से अपने काम का महत्व बताने का जरिया है। खैर, अब इसकी बनावट पे आते हैं। स्ट्रक्चर गाइड के हिसाब से शुरू कैसे करना चाहिए? देखिए, शुरुआत में अच्छा रहता है कि आप पढ़ने वाले को शोध समस्या याद दिला दे। हाँ। ओके। जैसे गाइड में उदाहरण है ना, एआई ऑटोमेशन और भारतीय टेक सेक्टर में रिमोट वर्कर्स की उत्पादकता वाला। हाँ हाँ, याद हाँ। है। बस वैसे ही पाठक को वापस उस कॉन्टेक्स्ट में ले आना। ठीक है। और उसके बाद फिर आते हैं मुख्य याफ्ता यानी मेन फाइंडिंग्स पर। यहाँ क्या ध्यान रखना है? यहाँ गाइड कहती है स्पष्टता और संक्षिप्तता। मतलब एकदम टू द पॉइंट। घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं, नतीजे बताते हैं कि ऑटोमेशन से कार्यकुशलता बढ़ी, खासकर प्रोजेक्ट आधारित भूमिकाओं में। बस छोटा और साफ, कोई लंबी कहानी नहीं। अच्छा, और यहाँ से मामला और दिलचस्प होता है, निहितार्थों पर चर्चा, इम्प्लीकेशंस। हाँ। तो गाइड कैसे बताती है कि इन याफ्तों को, इन नतीजों को असल दुनिया से कैसे जोड़ें? वो स्टार्टअप वाला उदाहरण या फिट बैठता है शायद? हाँ, बिल्कुल सही। गाइड का उदाहरण यही कहता है कि याफ्ता उन स्टार्टअप्स के लिए बड़े काम के हो सकते हैं जो रिमोट ऑपरेशंस बढ़ाना चाह रहे हैं। ये दिखाता है कि आपकी रिसर्च का प्रैक्टिकल यूज क्या है। यहीं आप अपने काम का असली मूल्य, वो वैल्यू दिखाते हैं। लेकिन एक बात है, सीमाओं का जिक्र क्यों? लिमिटेशंस। क्या इससे ऐसा नहीं लगता कि शोध में कुछ कमी रह गई? देखिए, गाइड कहती है कि ये वैकल्पिक हो सकता है, पर अगर करें तो संक्षिप्त और ईमानदारी से। पर क्यों? क्योंकि ये ईमानदारी ही आपकी विश्वसनीयता बनाती है। गाइड का वो सैंपल साइज वाला उदाहरण याद है? हाँ, कि 5 कंपनियां थीं, ज्यादा होती तो बेहतर होता। बिल्कुल। हालांकि अध्ययन में 5 टेक कंपनियां शामिल थीं, एक व्यापक नमूना शायद अधिक सामान्य बनाने योग्य परिणाम दे सकता है। ये मानने से आपकी रिसर्च कमजोर नहीं होती। अच्छा। बल्कि ये दिखाता है कि आप अपने काम की हदों को, लिमिटेशंस को समझते हैं। पाठक का भरोसा बढ़ता है। सही कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और फिर अंत में आती हैं सिफारिशें, रिकमेंडेशंस। हाँ, ये भविष्य की ओर देखती हैं। जैसे वो उदाहरण था कि ऑटोमेशन का लंबे समय में कर्मचारी कल्याण पर क्या असर होगा, इसकी जांच की जा सकती है। और हाँ, कुछ और छोटी छोटी मगर अहम बातें भी हैं जो गाइड बताती है। जैसे निष्कर्ष बहुत लंबा ना हो, आमतौर पर 1-2 पेज काफी हैं। ओके। इसमें कोई भी नई जानकारी या नया डेटा नहीं डालना चाहिए। सब कुछ पहले डिस्कस हो चुका हो। सही। लिखने का अंदाज आत्मविश्वास भरा हो, स्कॉलरली हो, और आखिरी लाइन वो दमदार होनी चाहिए, एक पंच लाइन की तरह। अच्छा, जैसे वो उदाहरण था, संक्षेप में ये अध्ययन रिमोट वर्क में एआई अपनाने की रणनीतियों पर रोशनी डालकर डिजिटल बदलाव की बहस में योगदान देता है। बिल्कुल, एकदम सटीक और मजबूत अंत। तो कुल मिलाकर इस गाइड का सार यही है कि निष्कर्ष जो है वो सिर्फ एंडिंग नहीं है। नहीं, ये आपके पूरे शोध के वजन को, उसके महत्व को स्थापित करने का और आगे की दिशा दिखाने का आखिरी और शायद सबसे जरूरी मौका है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ एक फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि ये भविष्य के ज्ञान और उसके इस्तेमाल के बीच एक पुल जैसा है।
गाइड इसे ऐसे बताती है मानो ये आपके शोध को सिर्फ एक टेक्स्ट से कुछ काम का बना देता है, उसे मायने देता है। बहुत बढ़िया। चलिए, इस चर्चा के अंत में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं सोचने के लिए। जरूर। जिस तरह हम अपने शोध की सीमाएं, लिमिटेशंस बताते हैं, क्या वही तरीका, वही ईमानदारी भविष्य में किसी खास तरह की रिसर्च की जरूरत को और ज्यादा मजबूती से पेश करने में मदद कर सकती है? क्या लिमिटेशंस खुद एक तरह की रिकमेंडेशन बन सकती हैं? दिलचस्प सवाल है, सोचने वाली बात है।